This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से ओवरऑल जो मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही, क्या सूरत हाल आज मार्केट की रही, उस हवाले से बात की जाएगी। कुछ डिटेल भी आज हम आपके सामने रखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी आपसे शेयर करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज़ के हवाले से भी आज थोड़ी सी बात की जाएगी। इकनॉमिकल बातें हम रोज़ाना करते हैं तो इस हिसाब से आज हम थोड़ी सी मार्केट की बात करेंगे। पहले मैं आज मार्केट की ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस बता दूँ, जो मार्केट की आज परफॉर्मेंस रही। तो सुबह से जो आगाज़ हमने फर्स्ट सेशन में मार्केट का देखा वो बहुत ही ज़बरदस्त था। मार्केट ने एकदम से जो बूम दिया तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि आज मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट अपना एक अच्छा तारीख़ी दिन रकम करने जा रही है। फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि मॉर्निंग में 10 बजे के करीब 281 पॉइंट्स का इजाफा हमने मार्केट में देखा एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब जो है मार्केट और शेयर्स एक ब्रेकिंग हमारे जो है सामने आ गई थी 100 इंडेक्स की। उसके बाद जैसे ही दिन गुजरता गया ग्रेजुअली हमने ये चीज़ देखी कि मार्केट में थोड़े से पॉइंट्स की कमी आई। 102 पॉइंट्स की हमने मार्केट में कमी देखी एंड वी वर लाइक स्ट्रेस यार, अभी तो अब एक अच्छे पॉइंट्स का इजाफा देख रहे थे। जो फ्लक्चुएशन हो रही थी वो एकदम से 102 पॉइंट्स की हमने कमी देखी, बट वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट और जाएगी। उसके बाद जो क्लोजिंग आई वो आई हमारे सामने आज 39,468 की, जिसमें 34 पॉइंट्स का इजाफा देखा। ये मैं आपको बता रहा हूँ KSE 100 इंडेक्स की। उसके बाद KSE 30 इंडेक्स में देखा कि जो क्लोजिंग हमारे पास आई वो 22,751 का, जिसमें 7.07 की हमने कमी देखी। मिला जुला रुझान रहा KSE 100 और KSE 30 इंडेक्स का। ऑल शेयर इंडेक्स की मैं बात करूँ तो 26,288.12, जिसमें 52 पॉइंट्स का हमने इजाफा देखा। आपको मैं एक बात बताऊं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे जो करंट है तो 26,288.12 है। हाई लेवल जो हमने मार्केट का रेट का देखा वो 26,403.83 और लो देखा जो लेवल था मार्केट का वो 26,169.75 और जो चेंज हमने देखा वो 52.025 का देखा। ये हमने ओवरऑल शेयर्स की डिटेल आपके सामने शेयर भी कर दी, स्क्रीन भी लगा दी ताकि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी चीज़ें देख लें। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम मिलियन शेयर की, और जो आज वॉल्यूम मिलियन शेयर रहा वो KSE 30 का 57.71 रहा, KSE 100 का 90.68 रहा। ऑल शेयर जो है वो 181.34 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स हमारे पास आज रिकॉर्ड आए। उसके बाद हम कंपनीज़ की बात करेंगे, कंपनीज़ में कितना बिजनेस हुआ, क्या उतार चढ़ाव कंपनीज़ के हमने देखे कि किस कंपनीज़ ने बिज़नेस किया किसने नहीं किया। तो सबसे पहले उन कंपनीज़ की जो बात की गई, ओवरऑल कंपनीज़ में आपको बताऊं तो 358 कंपनीज़ हमने ऑब्जर्व करी, जिसमें जो हमने देखा कि जिसमें बिज़नेस हुआ जो इंक्रीज़ और एडवांस हुई वो 147 कंपनीज़ हुई। डिक्लाइन की बात करूँ तो 192 हमने डिक्लाइन देखा और देयर इज़ नो चेंज इन 19 कंपनीज, दे आर स्टिल न्यूट्रल। ये सारी सिचुएशन आज मार्केट की रही। और भी डिटेल्स आपसे शेयर करनी है, एक्सपर्ट ने हमें ज्वाइन किया है आपकी सजेशन के लिए, लेकिन एक ब्रेक यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है एक ब्रेक लेनी है, तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको आज की जो परफॉर्मेंस मार्केट की रही और जो चीज़ें हुई KSE 100 और KSE 30 का जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो मैंने पढ़ के आपको बताया। लास्ट टाइम मैं कंपनीज़ की बात कर रहा था, कंपनीज़ की बात मैंने ख़त्म की थी तो ब्रेक ली थी, मैं अब उसके बाद कंटिन्यू करूँगा। अब बात करेंगे टॉप वॉल्यूम लीडर्स के। आज उन कंपनीज़ के ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो अपने हिसाब से सर फहरिस्त नहीं टॉप वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से। दीवान मोटर्स की बात करूं तो मैं दीवान मोटर्स 12.36 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम, दीवान सीमेंट 11.89 मिलियन शेयर्स, TRG पाकिस्तान लिमिटेड 7.91 मिलियन शेयर्स, सुई नॉर्दर्न गैस 6.88 और PTCL 6.79
मिलियन शेयर्स। टॉप वॉल्यूम लीडर्स रहे ये कंपनीज आज की। अब बात कर लेते हैं उन कंपनीज की जिन कंपनीज की शेयर प्राइस में इजाफा हुआ। टॉप गेनर्स रहे नंबर 1 पर बाटा पाकिस्तान। आपने देखा कि बाटा ने किस तरीके से जो एकदम से आज अपना ये रिकॉर्ड बना लिया टॉप गेनर्स कंपनी में आकर, जिसमें बाटा की जो शेयर प्राइस है 145 रुपीज़ का हमने इजाफा देखा। यूनिलीवर फूड्स 125। यूनिलीवर लास्ट वीक में था हमारे पास, लेकिन आज इसने भी एक डिफरेंट चेंज दिया, जो एक ऑब्जर्वेबल चेंज देखा हमने। नेस्ले पाकिस्तान 89.80। फिलिप मॉरिस पाकिस्तान 66.90, ऑलमोस्ट 67 पर हो गया ये। एक्साइड पाकिस्तान 23.15। ये तो वो कंपनीज हो गई जो आज टॉप गेनर्स रहीं। अब उन कंपनीज की बात करते हैं जो टॉप लूजर्स रहीं। रफान मेस 61.87, आरकोमा पाकिस्तान 26.66, पाक सुजुकी 21.78, एबॉट लेबॉर्ट्री 13.05, पाक ऑयल फील्ड 12.02। ये वो कंपनीज है जिनका मार्केट शेयर्स जो है वो आज लॉस में रहे। ये सारी सूरत हाल आज हमने आपको बताई कि आज जो कंपनीज थी किस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रही, और आज ओवरऑल मार्केट का ऑलमोस्ट देखा जाए तो मिला जुला रुझान रहा। जो फर्स्ट सेशन रहा मार्केट का, वी आर एक्सपेक्टिंग के मार्केट शायद आज 300 से पॉइंट्स का इजाफा एंड में रजिस्टर कराएगी। अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ, ग्राफ जो है वो बड़ा ही ड्रामेटाइज रहा। एनीवे लेट्स मूव फर्दर। हमारे एक्सपर्ट हमेशा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं और आप ही के लिए होते हैं वो, ताकि आपको कारोबार के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, इकोनॉमिक हिसाब से और जो बिज़नेस के हिसाब से आपको सजेशन दिए जाएँ आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो उस हिसाब से हम सारी आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर गौहर रसूल ने हमें ज्वाइन किया है, हेड ऑफ इंटरनेशनल सेल्स हैं और इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़ में काम कर रहे हैं। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर आज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपके सामने पढ़कर सुना, अपने व्यूअर्स से भी शेयर किए, व्हाट डू यू थिंक कि आज मार्केट में जो परफॉर्मेंस रही इसके बारे में क्या कहेंगे? थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही कंसीडरिंग जो स्टार्ट था, लाइक यू सेड। आज हमने नया हाई बनाया, एक ऑल टाइम हाई 39,716 का, और वहाँ से ऑलमोस्ट सारे का सारा गेन जो था इंटरडे वो वाइप आउट हो गया। 2-3 फैक्टर्स थे। एक तो कल की भी जो रैली थी उसमें हम देख रहे थे कि ब्लू चिप्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम थी और सेकंड थर्ड टीयर स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा काम था। आज भी जो वॉल्यूम लीडर्स हैं आप उसमें देखें कि ब्लू चिप्स नहीं हैं, बल्कि सेकंड थर्ड टीयर नेम्स ही ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल। तो जब सेकंड थर्ड ईयर नेम में काम ज़्यादा शुरू हो जाता है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। दूसरा, आज पाक सुजुकी का रिजल्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, जिसकी वजह से ओवरऑल सेंटिमेंट जो था वो डाउनवर्ड शिफ्ट होना शुरू हुआ। सर पाक सुजुकी के हवाले से आज बड़ी डिस्कशन करनी है प्रोग्राम में। नो प्रॉब्लम बॉस। तो क्योंकि इसमें जी कंटिन्यू करें आप। जी, तो ऑल इन ऑल वी बिलीव कि वो चूंकि पार्टिसिपेशन भी लिमिटेड थी, लोग यहाँ फ्रेश पोजीशंस लेते हुए डर भी रहे हैं, और जो लिमिटेड काम हो रहा है वो सेकंड थर्ड टीयर नेम्स के अंदर ज़्यादा हो रहा है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म भी कर चुकी है इस वक्त, एशिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट के अंदर कंसिडर की जाती है। 20% से ऊपर का आपका YTD रिटर्न है इस वक्त। सो इट्स ओनली नॉर्मल के यहाँ पे हर एक सिग्निफिकेंट रैली के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बाउट ज़रूर आए। इन द लॉन्ग रन वी आर होपफुल कि मार्केट फर्दर गेन्स क्लॉक इन करती रहेगी, और जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस साल का हमने देखा है MSCI अपग्रेड, ये फॉरेन इन्फ्लोज की मद में आपकी मार्केट को कुछ ना कुछ सपोर्ट हर लेवल पे प्रोवाइड करता रहेगा, और बाकी रही सही कसर जो है वो लोकल्स पूरी कर देंगे। लोकल्स पूरी करें। सर फॉरेनर्स का भी बड़ा इसमें किरदार रहा है, और जिस हिसाब से अब हमारे लोकल्स जो है मार्केट का शेयर सेल कर रहे हैं, फॉरेनर्स उठा रहा है डेली बेसिस पे। मैं न्यूज़पेपर चेकआउट भी कर रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं ये जो हमारे लोकल जो हम लोग जो हैं शहरी हैं पाकिस्तान के, क्यों हम अपना शेयर अभी तेज़ी से बेच रहे हैं? हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आने वाले दिनों में, और फॉरेनर हमारा शेयर तेजी से खरीद रहा है? जी, फॉरेनर्स के जो अगर हम देखें पिछले साल 2015 के जून जुलाई से फॉरेनर्स की नेट सेलिंग शुरू हो गई थी। ये वो ज़माना था जब इंटरनेशनल मार्केट्स में US डॉलर की स्ट्रेंथ की बातें होती थी कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक शुरू कर देगा, उधर चाइना की करेंसी डिवैल्यूएशन का शिकार हुई, तो मार्केट्स में काफ़ी सीवियर वॉलेटिलिटी देखी गई, और इस पूरे रीजन के ऊपर फॉरेनर्स का आउटलुक थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था, जिसकी वजह से एक कंसिस्टेंट फॉरेन सेलिंग, नेट फॉरेन सेलिंग चलती रही। ऑन एन एवरेज हमारी मार्केट का 30% शेयर जो है वो डेली बेसिस पे फॉरेनर्स का होता है, यानी अगर मार्केट में $100 मिलियन की काम एक्टिविटी हो रही है तो उसमें से $30 मिलियन फॉरेनर्स की होती है ऑन एन एवरेज। बट ये नेट सेलिंग की तरफ चल रही थी फ्रॉम लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स टिल लास्ट मंथ एक बड़ी डील हुई थी एंग्रो फर्टिलाइजर की प्राइवेट प्लेसमेंट की, जिसकी वजह से नेट बाइंग आई फॉरेनर्स की। बट ये एक्चुअल प्रॉपर महीना है आफ्टर द अपग्रेड जिसमें हम देख रहे हैं कि नेट फॉरेन बाइंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी डे बेसिस तो अनाउंस हो रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, एंग्रो का भी आ गया, ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है क्या, भी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जुलाई का महीना जो है इसमें सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट के अब जो एंग्रो फर्टिलाइजर्स की आपने बात करी, इसको कहाँ देख रहे हैं आप? आई थिंक एंग्रो फर्टिलाइजर के साथ जो थोड़ा सा अलमिया रहा है वो पिछले 6-7 महीने में इनके डिस्पैचेस बहुत ख़राब रहे हैं, और ओवरऑल आउटलुक इसके ऊपर नेगेटिव रहा है इस वजह से। उससे पहले इनको गैस नहीं मिलती थी और वो इश्यूज़ थे, तो अब गैस जब मिलना शुरू हो गई तो डिस्पैचेस कम हो गए इनके। बट
ये जो बजट आया है ये काफ़ी फार्मर फ्रेंडली था और इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए जिसमें यूरिया प्राइस को रिड्यूस। सेटिस्फाई विद द करंट बजट? अगर हम सिर्फ फर्टिलाइजर्स की बात करें तो यस आए हैं, ठीक है, विद फर्टिलाइजर्स अक्रॉस द बोर्ड, बिकॉज उसमें यूरिया के ऊपर भी सब्सिडी दी गई है, डैप के ऊपर सब्सिडी दी गई है, ट्रैक्टर्स के ऊपर जो जीएसटी था उसको भी कम किया गया है और लोन्स की मद में भी कुछ ना कुछ रिलीफ दी गई है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स होंगे तो उन पे मार्कअप कम होगा। ऑल इन ऑल ये पूरे फार्मर डायनामिक्स को काफ़ी सपोर्ट करते हैं एंड बेस्ड ऑन दिस वी बिलीव कि जो वर्स्ट फॉर द फर्टिलाइजर सेक्टर था इज ओवर। ईफर्ट भी हमें यहाँ से लगता है कि अच्छी रैली आपको 10-12% की मजीद मिल सकती है, अपसाइड 15% अपसाइड तो ज़रूर है इसके अंदर। इसके अलावा FFBL वगैरह इनका भी इशू सारा यही था कि इन्वेंट्रियाँ पड़ी हुई थी, डिस्पैचेज उठ नहीं रहे थे। अब चूंकि यूरिया सस्ती हो रही है, डैप सस्ती हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ऑफ टेक्स ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे, नेचुरली अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करेंगे ये। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को आप क्या कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं पाकिस्तान में? ऑटोमोटिव से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाता है, उसमें पार्ट्स आ जाते हैं, तो व्हाट वुड बी योर ओपिनियन अबाउट इट कि आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? लिस्टेड सेक्टर जो है अगर देखें ऑटोमोटिव में तो आपके ये 3 बड़े जायंट्स हैं, उसके अलावा आपके 2 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं और बाकी 2 गंधारास की कंपनीज आ जाती हैं और फिर दीवान फारूक मोटर्स और इस तरह काफ़ी सारी कंपनी हैं। ऑल इन ऑल हम देखें तो पिछला साल लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त था, उनके कार सेल्स भी हाईएस्ट हुई हैं, नए मॉडल्स जो आए, फॉर एग्जांपल करोला वगैरह का नया मॉडल आया था, उससे इंडस की सेल को काफ़ी बूस्ट मिला। होंडा के नए मॉडल सर कहते हैं थर्ड सेक्टर है जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करता है ऑयल और गैस के बाद। बिल्कुल बिल्कुल और मोर देन दैट आपका इन्वेस्टर फोकस में ये नहीं आता था, कम पार्टिसिपेशन होती थी, तो पिछले 3-4 महीने से जो अच्छी परफॉर्मेंस आई है उसकी वजह से काफ़ी इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी आ गया है। दूसरी चीज़ ये आई है कि इस दफ़ा ऑटोमोटिव पॉलिसी भी आ गई है, आफ्टर काफ़ी डिले के बाद अनाउंस हुई है, जो बजट के अंदर अप्रूव भी हो गई है। थोड़ी सी नेगेटिव है फॉर एग्जिस्टिंग ऑटो प्लेयर्स जो कि मार्केट के अंदर हैं, बट ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी है क्योंकि फ्रेश एंट्रेंट्स को वो सपोर्ट करती है। इस वक्त ऑलरेडी मार्केट में बात चल रही है कि आपका रेनो पाकिस्तान के अंदर आना चाह रहा है, वोक्सवैगन की बातें हो रही हैं और 2-3 और ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं। सर हम लोग आप इंटरनेशनल सेल्स के हवाले से बहुत अच्छी चीज़ें जानते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप हमें बहुत अच्छी सजेशन दे सकते हैं। हम अगर कुछ लोकल कुछ बना सकें, जैसे अगर हम कंपैरेटिवली अगर हम देखें अपने कंपटीटर को, भारत इंडिया की मैं बात करूँगा, उन्होंने टाटा नैनो एक एग्जाम्पल सेट किया, 1 लाख रुपए की गाड़ी अपने लोगों को दी है, शहरियों को फ़ायदा दिया है। इट्स लाइक अ चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड आई गेस। मेरे ख्याल से $20 to 2000 के उसके प्राइस हैं ऑलमोस्ट। जब उन्होंने स्टार्ट किया तब तो शायद टैक्स लगाकर थोड़ा सा उसको 1.5 लाख के करीब कर दिया है, इंडियन रुपीज़ की करेंसी, इंडियन करेंसी की मैं बात करूँ। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक बात ये है, दूसरी बात ये जो मैं सबसे अहम आपसे करने वाला हूँ, मुझे क्यूरी भी थी इस क्वेश्चन की जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चाइना एक कार बनाना चाह रहा था एज़ कम्पेयर पार्क सुजुकी की मेहरान की, अगर मैं कंपेयर करूँ, और उसकी जो कॉस्ट थी वो 2.5 लाख के करीब थी। अगर $US की मैं बात करूँ तो $2400 ऑलमोस्ट। तो ये प्रोग्रेस नहीं हो सकी क्योंकि इसमें बैरियर्स आ गए, डेडलॉक्स आ गए, और अगर आवाम के सामने इस तरह की चीपेस्ट कार को रखा जाए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं पार्क सुजुकी की, तो मॉडल वही सेम है और अगर नया आता भी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होती, और अगर प्राइसेस भी हाई हैं, अगर एज अ कॉस्ट की भी बात करें तो जो पीपल हैं पाकिस्तान के वो कहते हैं कि मेहरान के जो पैसे हैं जो नई गाड़ी जारी होती है उसके हाई हैं एज़ कम्पेयर अदर। जो 3 कंपनीज़ हैं, अगर मैं बात करूं ऑटोमोटिव सेक्टर की पाकिस्तान में, ये होंडा हो गई या इंडस मोटर्स तो बिल्कुल, तो ये क्या इन्होंने कोई ऐसा तो नहीं कर लिया कि हमने किसी को आने नहीं देना और अपने आप को पोटेंशियली कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग रखना है? तो इस तरह की कोई तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस होनी चाहिए सर, मैं समझता हूँ, बिकॉज चाइना से अगर बाहर से गाड़ियाँ यहाँ पर इस तरह की होंगी, एक मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा। बिल्कुल आपका कहना बजा है। इन लोकल मैन्युफैक्चरर्स की काफ़ी हद तक मोनोपली रही है। पार्क सुजुकी की बहुत अरसा ये पहले एंट्रेंट्स में से थे जो आए और इन्होंने मोनोपलाइज किया मार्केट को। एंड येस यू कैन से कि हर रेंज के अंदर हर मोटर कार मैन्युफैक्चरर की कोई ना कोई 800 से 1000 सीसी के अंदर अगर सुजुकी है तो 1300 सीसी में इंडस डोमिनेट करता है। मार्केट पेनिट्रेशन भी होना सर, बिल्कुल, मेहरान की पेनिट्रेशन कोई नहीं हो रही। इसमें अगर आपका सारे पॉइंट्स बिल्कुल एग्रीबल हैं और इन दी एंड कंज्यूमर सफ़र करता है, तो मेरे हिसाब से इस दफ़ा जो ऑटोमोटिव पॉलिसी आई है वो पहली दफ़ा ऑटो पॉलिसी ऐसी आई है जो कंज्यूमर फ्रेंडली है और उसमें लोकल ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को एक तरह से डिसरिगार्ड किया गया या उनके लिए कोई ऐसे स्टेप्स नहीं लिए गए कि वो मजीद फलते फूलते और मजीद प्रॉफिटेबिलिटी उनकी होती। सो इनफैक्ट अब रूम क्रिएट किया जा रहा है कि बाहर से एंट्रेंट्स, नए एंट्रेंट्स लाएं, वो अपनी
पाकिस्तान की इकॉनमी के हिसाब से और मार्केट को देखते हुए। लेकिन इंडिया ने जो है ये चाइना में जो है चाइना का जो है टीटी के नाम से उन्होंने कंपैरेटिवली मेहरान को बनाकर इंडिया में लॉन्च भी कर दिया है। मेरे ख्याल से टाटा नैनो इज अ ग्रेट एग्जांपल बॉस। वो टाटा नैनो का कॉम्पिटिटर आ गया ना, 1.5 लाख के करीब जो है वो गाड़ी। अभी तो हम बहुत दूर हैं वहाँ से, बहुत दूर हैं, लेकिन पर अगर ये स्टेप्स जो इस दफा लिए हैं अगर ऐसे लेते रहे तो आई थिंक प्रोग्रेस नहीं हुई ना, इस पे प्रोग्रेस नहीं हुई। फिर वही बात आती है कि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत सारे लोगों के, जिन लोगों ने ये पॉलिसियां बनानी है उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और जिन लोगों ने गाड़ियां बेचनी है उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप क्या समझते हैं कौन? आई थिंक एवरीबडी इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंज्यूमर सफरिंग एट देयर एंड्स। कंज्यूमर का पूरा राइट है और कि उनके पास सारी एक्सेस हो बाहर की गाड़ियों की भी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में होगा बिल्कुल। और अब कोशिश की जा रही है कि उस ट्रेंड को उजागर किया जाए। जो मैं फिर वही जोर दूंगा इस बात पे कि ये फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑटोमोटिव पॉलिसी ऐसी आई है जिसमें एग्जिस्टिंग एंट्रेंट्स को एक हद तक साइड लाइन कर दिया गया है और उनके इंटरेस्ट को नहीं मद्देनजर रखा गया बल्कि नए एंट्रेंट्स को प्रमोट किया गया है। इशू वही है कि नया एंट्रेंट आएगा, छोटी गाड़ी बनाएगा, लॉन्च करेगा पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से, इनकी गाड़ियों को कम्पीट करेगा, इनकी गाड़ियों की जब सेल नहीं होगी या मार्केट शेयर ये लूज करेंगे, सो वो जो मेहरान का मॉडल पिछले 30 साल से चल रहा है उसको शायद चेंज करना पड़ जाए, वो कल्टस जो पिछले 20 साल से चल रही है उसको शायद कुछ अपग्रेड करना पड़ जाए। तो ये डेफिनेटली दिस इज वन स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, बट यू आर राइट, हमें बहुत लंबा रास्ता है जो उस पे हमें चलना है। सर गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको प्रोग्रेस इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रोडों पे हो गई हैं, हमारे रोड्स बेयर नहीं कर सकते, फ्यूल क्राइसिस हैं, फ्यूल क्राइसिस हैं, अगर गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, कर्जे वैसे ही दे दिए हैं तो ये एक हमारे लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये पॉलिटिकल बातें हैं इनके, आई थिंक कंज्यूमर के एंड से। सर कहीं पॉलिटिकल बातों से तो ये इसका डेडलॉक तो नहीं बना, क्योंकि चाइना ने तो ये तजवीज़ जारी की थी, सोशल मीडिया पे बड़ा बूम हुआ है मेहरान को लेके जो चाइना करना चाह रहा था। देखिए इन द एंड इट बॉयल्स डाउन टू कि आपकी इंटेंट क्या है। गवर्नमेंट जो बैठ के पॉलिसियां बना रही है अगर उसकी इंटेंट कंज्यूमर फ्रेंडली है और इसलिए है कि एक हेल्दी कंपटीशन हो, मार्केट के अंदर नई चीज़ें आएँ, लोग उसको एक्सप्लोर करें एंड हुएवर इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विस बेस्ट प्रोडक्ट वो सर्वाइव करे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक ट्रू कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट है, हम उससे भी बहुत दूर हैं बॉस। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट वी होप कि एक दिन ऐसा आए कि हम ये जो स्टेप एक छोटा सा हमने लिया है इसको और जारी रखें और एंट्रेंस की जगह बने। टाटा नैनो पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड सर 2014 में टाटा नैनो जो है वो लॉन्च हो चुकी है और पूरी केस स्टडीज हमने उस पर पढ़ी, तो इंडियन की अगर हम कंपैरेटिवली हम उससे मेजर कर रहे होते हैं इंडिया को, तो उनकी इकनॉमी को एक बूस्ट मिला। जो वहाँ पर स्कूटर चला रहा था या जो कोई हैवी बाइक्स ले रहा था उसने देखा बजट कार है, इकनॉमिकल है, मतलब हर आदमी चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो ताकि वो सफ़र जो है अपना सुकून से कर सके, सेटिस्फाई हो सके। तो इंडिया के अगर रोड्स और पाकिस्तान के रोड्स कंपेयर करूं तो कोई खास फर्क नहीं है। लाइक आई सेड कि ये रीजनिंग रैशनल जो दी गई है ये सही रैशनल नहीं है ना, ये ना करने के बहाने हैं, करने के बहाने अलग हैं। अगर करने की नीयत होगी तो बिल्कुल आई थिंक दे कैन टेक दिस स्टेप्स, बट इस लेवल पे आई थिंक हम लोगों को भी जैसे हम यहाँ इस फोरम पे बैठ के एक वॉइस रेज कर रहे हैं, लिखना भी चाहिए न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया में, एंड आई थिंक इवेंचुअली सर कंज्यूमर बहुत एक्साइटेड है। मतलब अब मैंने सोशल मीडिया पढ़ा, लोगों के कमेंट्स और रिव्यूज़ और फीडबैक और रिकमेंडेशन देखी, सजेशन देखी, लोगों की ब्लॉग्स लिखे पूरे इस चाइनीज़ जो गाड़ी जारी करना चाह रहा है टीटी के नाम से, इस गाड़ी का बिल्कुल कंपेयरली। और अब हमने उसको मज़ीद उसके डायमेंशंस पढ़े, मैंने स्पेसिफिकेशंस पढ़े, तो वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान सुजुकी जो मेहरान है उस हवाले से, इंजन के हवाले से भी, और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स तक की, इंटीरियर तक की बात की गई है पूरी रिपोर्ट में। तो एक आइडियल सिचुएशन बनाकर और उसकी पिक्चर्स तक डिस्प्ले कर दी हैं। अब तो खैर इंडिया में भी लॉन्च हो गया है गाड़ी वो, तो वो हमारे पास वीडियोस हैं, पिक्चर्स हैं, तो क्यों स्टेप नहीं लिया जा रहा? आप क्या समझते हैं कि जो एग्जिस्ट कंपनीज हैं यहाँ पर वो बैरियर्स तो नहीं लगा रही हैं? वो गवर्नमेंट से तो ये नहीं कह रही कि हमारे पास प्रॉफिट जनरेट होना कम हो जाएगा, रेवेन्यूज़ कम देंगे आपको? आई थिंक कुछ जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनके लेवल पे ये डिसीजन मेकिंग होनी है कि जी हमने एक नई प्रोडक्ट लानी है। लाइसेंस का इशू है सर, लाइसेंस का इशू है पाकिस्तान सुजुकी का सबसे बड़ा, मैंने पढ़ा भी। तो आप क्या समझते हैं कंज्यूमर की? चलें बात कर लेते हैं ना, कंज्यूमर चाह रहा है 1 लाख या अगर 50,000 कॉस्ट की भी गाड़ी आएगी तो वेरी गुड, पाकिस्तान के लिए अच्छा, कंज्यूमर के लिए अच्छा एट द एंड। लेकिन आप क्या समझते हैं जो कंपनीज हैं उनकी तरफ से ये एफिशिएंसी एफर्ट? आई थिंक इट इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू कंपनीज। कंज्यूमर की डिमांड तो है और रहेगी भी, और अगर इस तरह की कोई प्रोडक्ट आए तो डेफिनेटली उसको बहुत वार्म वेलकम मिलेगा, उसकी सेल्स भी होंगी एंड गोइंग फॉरवर्ड और एंट्रेंट्स भी आएंगे। और हमने देखा भी है कि जो हमारे यहाँ छोटी रेंज की गाड़ियाँ हैं, मीरा वगैरह हो गई, एल्टो, मेहरान, इनकी काफ़ी हैवी सेल रही है और सबसे ज़्यादा बिकती भी यही गाड़ियाँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स अगर देखा जाए पैसेंजर कार की कैटेगरी में।
यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट, इससे मैं आपके पॉइंट से 100% एग्री करता हूँ, बट सिर्फ इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि जो जिन्होंने करना है बोथ एट द मैन्युफैक्चरर लेवल एंड एट द पॉलिसी मेकिंग लेवल, वहाँ पे बहुत सीरियस किस्म का या तो इंटरेस्ट का कमी है या उस तरफ विजन नहीं है कि इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, या वो जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बहुत डॉक्टर साहब स्लो आपकी चल बात रहे हैं। काट रहा हूँ, एक सवाल और भी है। हम एक्सपोर्ट तो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, हैवी ड्यूटी भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं। अगर यहाँ के लोग गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, वो फिर पीछे हट जाता है कि यार नहीं भाई वी कांट अफोर्ड इट, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। वो भी इसीलिए किया गया है ताकि लोकल और मैन्युफैक्चरर को एक कुशन, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। अगर आप यही देखें कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ आती हैं, रिकंडीशन गाड़ियाँ या इस्तेमाल हुई हुई गाड़ियाँ, यूज्ड कार्स, उनके ऊपर सिर्फ 3 साल की लिमिट लगाई हुई है कि 3 साल से ऊपर की गाड़ी आप पुरानी गाड़ी नहीं इंपोर्ट कर सकते, क्योंकि जब वो 5 साल की हो जाएगी तो वो सस्ती होगी और उसका मतलब ये है कि उस रेंज में वो लोकल गाड़ी को कम्पीट करना शुरू कर देगी। दीज आर द पॉलिसीज जिनको ओवरव्यू करना है और इवेंचुअली एक जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है लोकल ऑटोमोबाइल एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उसको इवेंचुअली लेट गो करना है कि अपने पैरों पे खुद खड़े हो और खुद चलना शुरू हो। आई थिंक ये हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, लेकिन हमारी या तो हमारे मार्केटर्स ने जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी की हुई है कि बस आंखों को वही चीज़ दिखा दी है। अब पीपल आर वेरी स्मार्ट, पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, वो नेट सफ़र कर रहे हैं, वो हर चीज़ देख रहे हैं, तो उनको ये हमारी सोसाइटी का बिहेवियर है। मैं आपको बहुत अच्छी से एग्जांपल देता हूँ कि आप छोटा सा कोई रेस्टोरेंट, ढाबा ले लें, होटल ले लें जिसके अंदर इंतहाई गंदगी होगी, लेकिन अगर उसकी सेल पूरी चल रही है और शाम 5 बजे उसका पूरा किचन खाली हो जाता है, तो वो कभी अपनी जगह को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी कुर्सियाँ नहीं लाएगा, कभी पेंट नहीं करेगा, हाइजीन इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये हमें एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हमें थोड़ा सा प्रोएक्टिवली इन चीज़ों को देखना है और एक मिजाज का हिस्सा बनाना है अपने। सही। तो आपको क्या लगता है कि अभी मजीद गुंजाइश है ऑटोमोटिव सेक्टर में चीज़ें बेहतर करने की? आई थिंक हमें अभी अगले 2 से 3 साल में जब ये नई ऑटो पॉलिसी अपने फुल उसमें इम्प्लीमेंटेशन मोड में होगी, तब आप देखेंगे कि नए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की वजह से लोकल्स भी अपना स्टैंडर्ड ऊपर करना शुरू करेंगे और प्राइसें भी और कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। बट एक तीसरा फैक्टर और भी है इसमें, है कि अगर इंपोर्टेड गाड़ियों को थोड़ा और रिलैक्स किया जाए, तो अब मैं सिर्फ कंपनियों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एज ए स्टॉक मार्केट मुझे कंपनियों का भी देखना होता है, बट इस वक्त मैं एक्सक्लूसिवली कंज्यूमर के एंड से बात कर रहा हूँ, तो कंज्यूमर विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इन दैट केस। ठीक है, ऑटोमोटिव पे सारी बात कर ली। अच्छा, अब इंटरनेशनल सेल्स पे भी हमने काफ़ी बात कर ली, मार्केटिंग की काफ़ी बात हो गई, पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करते हैं। डी वैल्यूड बहुत ज़्यादा हो रही है, डी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारा रुपीज़। आप क्या समझते हैं, वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए? मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा यहाँ, क्योंकि जब से ये नई करंट गवर्नमेंट आई है 2013 से, और उस वक्त अगर हम देखें तो PKR जो था वो कहीं अगेंस्ट US डॉलर 108 रुपये के आसपास चलता था। वहाँ से डार साहब आए, इन्होंने इंटरवेंशन की और वापस ऑल द वे लेके 98 रुपीज़ तक ले गए थे। उसके बाद से ग्रेजुअली हम वापस 106 और 105 के आसपास चल रहे हैं। और पिछले 1-2 साल से जबकि चाइनीज़ करेंसी काफ़ी डिवैल्यू हुई, उधर थाईलैंड के अंदर भी, वियतनाम के अंदर डिवैल्यूएशन हुई, हमारा लेवल वही 105 से 106 के अंदर रहा। तो कोई हमने खास डिवैल्यूएशन नहीं की है। इनफैक्ट अगर डॉलर टर्म्स पेपर में बोल रहे हैं, डॉलर इट्स अ मैनेज करेंसी, इट्स अ मैनेज करेंसी। हमारी करेंसी रोक के रखी जाती है। मुशर्रफ एरा में भी हमने इसी तरह देखा था कि 60 रुपए के ऊपर कई साल तक रोक के रखा गया। उसके बाद तो स्टेबल था डॉलर ना। इससे पिछले वाली जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसके बाद डॉलर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था। खबरों में यही चलते थे डॉलर फिर बढ़ गया, डॉलर फिर बढ़ गया। रिसेंटली 3 या 4 साल पहले हमने सेंचुरी भी कर ली है। तो अभी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। हम जिस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं हमारे सराउंडिंग में, वी नेवर नो कि क्या हो जाए। तो आप क्या देखते हैं कि ये बढ़ेगा आने वाले दिनों में या कम होगा? आई थिंक हमारी करेंसी इस वक्त ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड नहीं है। IMF वगैरह का ख्याल है कि थोड़ी सी और डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे, और हमने रोक के रखी, हमने मैनेज की हुई अपनी करेंसी, रोक के रखी हुई है। और अगर अगले 1-2 साल का आउटलुक देखा जाए और हिस्टोरिकल बिहेवियर भी देखा जाए, तो ऑन एन एवरेज पाकिस्तानी करेंसी 5 साल से मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी जो करेंसी वैसे बाज़ाहिर हमें ज़्यादा दिख रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी ना किसी तरीके से पॉलिसीज को मरकब आर्टिफिशियली रोका हुआ है। दिस इज द गुड साइन। और हम हमेशा से ये करते रहे हैं कि हमने अपनी करेंसी को फ्री करेंसी नहीं रखा। एक हद तक फ्री होती है कि हम कुछ हद तक मैनेज करते हैं उसको। जब आप मसला ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वी लेट गो और फिर वो डिवैल्यू हो जाती है। मैं मुशर्रफ एरा का एग्जांपल दे रहा था कि वो 6 साल उसमें 60 रुपीज़ पे PKR अगेंस्ट डॉलर चलता रहा, और फिर जब वो गवर्नमेंट टंबल होने का टाइम आया, 2008 में आपके इकोनॉमिक हालात भी ख़राब थे, तो वहाँ से गिर गिर के 90 रुपीज़ तक सीधा वो अगले 2 साल में चला गया था। पॉइंट ये है कि
ऑन एन एवरेज आप 5 साल डेप्रिशिएट होते हैं, वो आपने होना ही होना है। फॉर नाउ वी मे बी होल्डिंग इट, बट गोइंग फॉरवर्ड कोई हल्का सा प्रॉब्लम आया तो ये वापस डिप्रिसिएशन मजीद शुरू हो जाएगी। एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं लगता कि 5% से ज़्यादा सालाना होगी, क्योंकि आपके फॉरेन रिजर्व्स अच्छे हैं, इन्फ्लेशन लो साइड पे चल रही है, इंटरनेशनल कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे हैं, तो क्रूड ऑयल भी सस्ता है, तो आपका इम्पोर्ट बिल भी काफ़ी हद तक ऑफसेट हो जाता है। रेमिटेंसेज रिकॉर्ड हाइस पे चल रही हैं, $20 अरब सालाना के हिसाब से। आई थिंक ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं टुवर्ड्स मेकिंग इट ईजियर टू होल्ड करंट लेवल्स ऑफ पीकेआर। बट अगर कोई अपसेटिंग व्यू होता है, कोई डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, फेडरल रिजर्व अपना रेट हाइक करना शुरू कर दे बहुत ज़्यादा, ऑल्दो बज़ाहिर लग नहीं रहा है ऐसा, लेकिन अगर ये सीन हुआ तो इवेंचुअली हम मजीद डिवैल्यू करेंगे हमारी करेंसीज। ठीक है, ब्रिटिश इकोनॉमी की मैं बात करूंगा। आज न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी ब्रिटिश के हवाले से खबर आई है कि अभी हालिया दिनों में हमने देखा कि ब्रिटिश मार्केट के साथ जो इंसिडेंट हुआ तो मार्केट काफ़ी लो हो गई। एक बहुत बुरा इम्पैक्ट ग्लोबली गया दुनिया में। Q2 की बात करूं तो उनकी जीडीपी को 0.6% का हमने इजाफा देखा, ये काफ़ी अच्छी बात है। आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने जो Q2 का जो जीडीपी है वो 0.6 बढ़ा, इंक्रीज हुआ? आई थिंक ओवरऑल इनकी जो सर्विसेज इंडस्ट्री है और इनकी अपना प्रोडक्शन इंडस्ट्री है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती रही है। जो रीसेंट इंसिडेंट था ब्रेग्जिट से रिलेटेड, वो काफ़ी उसकी पहले तो वो एंटिसिपेटेड नहीं था, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का वोट एक्चुअली आ जाएगा। इट वाज इन द कार्ड्स, काफ़ी जनवरी से ये बातचीत चल रही थी कि इलेक्शन है, जून में इलेक्शन है, लेकिन देयर वाज स्टिल एन ओपिनियन अमंग इवन एनालिस्ट अक्रॉस द बोर्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में भी कि ये होगा नहीं। और जब हुआ तो इट केम एज अ सरप्राइज एंड नेचुरली एवरीबडी रिएक्टेड। लोगों को उसको परसीव करना भी नहीं समझ में आया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एट दिस पॉइंट इन टाइम चीज़ें काफ़ी स्टेबलाइज हो गई हैं। जब ये इवेंट हुआ था ब्रेग्जिट का, तो उस वक्त काफ़ी करेंसी के अंदर गायरेशन आई थी, करेंसी वॉलेटाइल हो गई थी बहुत ज़्यादा। ब्रिटिश अपनी करेंसी भी क्रैश की, यूरो भी क्रैश किया, और बाकी करेंसीज में भी इसी तरह से प्रेशर आया, तो उसकी वजह से एक पैनिक इंटरनेशनल देखा गया था। बट अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, स्टेबलाइज हो गई हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यूके अगले 6 से 8 महीने में हो सकता है एक छोटे से रिसेशन में चला जाए दोबारा। सर, ऑफ सेल बाय एग्रीकल्चर से उनको कितना फ़ायदा नहीं हो रहा, उस पर नुकसान नहीं हो रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, सर्विस इंडस्ट्री की सर्विसेज की वजह से उनका जीडीपी ये ग्रोथ हुआ है, ये एक अच्छा इनिशिएट रहा। तो आप क्या समझते हैं कि एग्रीकल्चर में कहाँ पे लैकिंग है अभी? I'll have to study it better, क्योंकि मैं यूके इकोनॉमी को इतना फॉलो नहीं करते, बट इन अ नटशेल हम आई थिंक जो उनकी इकोनॉमी को इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला वो है, वो ब्रेग्जिट से अलग होने की वजह से है। और ब्रेग्जिट से अलग होने का मतलब ये है कि वो सारे सिस्टम्स जिनके वो पिछले 30-40 साल से आदी थे बीइंग पार्ट ऑफ द यूरो जोन, वो सिस्टम्स उन्हें फिर से अपने बनाने पड़ेंगे। लेट इट बी पासपोर्ट्स, लेट इट बी वीज़ाज, लेट इट बी बॉर्डर कंट्रोल, 10 किस्म की पॉलिसीज़, ये सब उन्हें अपनी अब ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इमिग्रेंट्स कैसे काम करते हैं, वो कंपनियां जो यूरो जोन में पहले फ्रीली मूव अराउंड करती थी, हेड ऑफिस यूके में बनाए थे, नाउ दे आर कंसिडरिंग कि शायद हम यहाँ से शिफ्ट कर जाएं, वी गो टू अदर कंट्रीज इन द यूरो जोन। तो थिंग्स हैव येट टू नॉर्मलाइज, मे बी अनदर 3 to 6 months हम चीज़ों को नॉर्मलाइज होते देखें। बट फौरी तौर पे जो इनको ट्रेड्स के सिलसिले में इम्पैक्ट आएगा फ्रॉम देयर यूरो जोन पार्टनर्स, वो सबसे बड़ा थ्रेट है इनकी इकॉनमी के लिए। ओके, यूरो जोन पार्टनर्स। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली, इंटरनेशनली भी हम टेली कम्युनिकेशन की मैं बात करता हूँ, तो पाकिस्तान के लिए खुश खबर ये है कि टेली कम्युनिकेशन के हवाले से हमारा जो एक कंपनी है टेलीनॉर पाकिस्तान, उसको 4G अनाउंस हो गया है, लाइसेंस दे दिया है। IT की जो हमारी मिनिस्टर हैं उनको 4G ने लाइसेंस दे दिया है CEO को, जो टेलीनॉर यहाँ पे चला रहे हैं पाकिस्तान में। 850 mH जो है उनको सर्विसेज जो है वो उसको बेहतर करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वारिद 4G के साथ, और जोंग उसका स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर था। नाउ टेलीनॉर इज रेडी इन द मार्केट फॉर द हैवी एंड द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर ऑफ 4G। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत का मोबिलिंक के साथ भी मर्जर हो गया है, तो मोबिलिंक के पास भी 4G आ गया, तो अब ले दे के यूफोन बचा है जिसके पास 4G नहीं है, तो इट्स सैड सिनेरियो फॉर यूफोन। निकाल देगा यूफोन इज एसोसिएटेड विद PTCL, और वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। मे बी के मोबिलिंक शायद बिग जाइंट इस वक्त है, वो शायद कर ले, क्योंकि अब मार्केट में सब कॉम्पिटिटर जो है सामने आ गए। पहले तो एज 3G थे, लेकिन 4G सिर्फ 2 हमारे पास थे। 4G एक ही था आपके पास, जोंग था आई थिंक। अब वो मोबिलिंक भी बन जाएगा, बिकॉज वारिद को एक्चुअली फायदा ये था कि उन्होंने लाइसेंस नहीं परचेज किया, बट उनका जो ओरिजिनल एग्रीमेंट था उसमें इनके पास क्लॉज था कि ये 4G एक्सरसाइज कर सकते, तो दे डिडंट इवन जंप टू 3G, दे वेंट डायरेक्टली टू 4G। तो 3G इन्होंने स्किप किया और डायरेक्ट 4G पे आ गए। वही 4G अब मोबिलिंक भी अडॉप्ट कर लेगा। सो आई थिंक
3 नेटवर्क्स तो आपके बहुत अच्छे फिनोमिनल कम्पीट भी करने लगेंगे और ब्रॉडबैंड सेगमेंट में आपको अच्छी परफॉर्मेंस व्हाट डू मिलेगी। यू थिंक, कोई इन्फॉर्मेशन है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में या टेलीकम्युनिकेशन में कोई कंपनीज आ रही है बाहर से कुछ? आई थिंक अगर स्टॉक एक्सचेंज के पर्सपेक्टिव से आप बात करते हैं तो लिस्टेड कंपनी तो एक ही है, पीटीसी, जो कि इनडायरेक्टली यूफोन को ओन करती है, तो जैसे जैसे यूफोन बेनिफिट करेगा पीटीसी उस हिसाब से बेनिफिट करेगा। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम विद इन द सेलुलर नेटवर्क यूनिवर्स लग नहीं रहा कि यूफोन की परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा फिनोमिनल रहेगी, कंसिडरिंग कि ये ब्रॉडबैंड सेगमेंट में काफ़ी पीछे रह जाएंगे बाकियों से। उसके अलावा आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर कस्टमर सर्विस कैसी है, बट उसके बारे में भी लोग कंप्लेन करते हैं कि कंपेयर टू अदर्स। तो नया एंट्रेंट्स आई थिंक आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि किसी भी कंट्री के अंदर या किसी भी रीजन के अंदर 3 से 4 प्लेयर्स अगर हों तो वो एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक कर लेते हैं। और अब और अभी कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपकी कॉल्स दुनिया के बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ती हैं, आपकी इंटरनेशनल कॉलिंग भी बहुत सस्ती है। क्रेडिट जाता है इंटरनेट वालों को, उन्होंने एप्लीकेशंस क्रिएट करके उनका बिजनेस खत्म कर दिया है। और अब आने वाले वक्तों में, लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में ये डिस्कशन रही कि आने वाले वक्तों में ये होगा कि बस टेलीकम्युनिकेशन वाले बोलेंगे फ्री में इंटरनेट यूज़ करें आप, तो मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू? नहीं, आई एग्री विद यू कि ये इवेंचुअली देखें इंटरनेट को आम होना है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नीड बन गई है, इट्स नॉट एन एक्सेसरी। मुझे डे टू डे बेसिस पे खुद जरूरत पड़ती है और मेरे बहुत सारे काम इससे होते हैं। सर सबके, तो मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी के लिए ये एसोसिएशन एप्लीकेशन मेकर्स की तो नहीं है, उन्होंने इतना एडिक्ट कर दिया कंज्यूमर को, ऐसी ऐसी एप्लीकेशन इनोवेट हो रही है डे बाय डे, वी कांट एक्सपेक्ट। फेसबुक हम यूज़ करें, ट्विटर हम ज़रूरत की चीज़ बन चुका है, उसके अलावा भी ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ रही हैं कि पीपल आर वेरी मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व। पहले आप सोच नहीं सकते थे कि तस्वीर के साथ बात करें, अब आप वीडियो के साथ बात करते हैं। तो येस यू आर राइट, वेयर टेक्नोलॉजी एक तो इस सेगमेंट में बहुत तेज़ी से इवॉल्व भी हो रही है और लोग उसको अडॉप्ट भी करते जा रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड आई डू बिलीव कि ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इस वजह से शायद उसको कुछ थ्रेट रहें। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल अगर हम देखें तो मिडल ईस्ट के अंदर यूएई एंड सऊदी अरब के अंदर सबसे हाईएस्ट कॉलिंग रेट्स हैं, और वहाँ पे ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो भी बैन है, जो आईफोन बिकता है उसके अंदर फेस टाइम नहीं होता। तो ये दे डू फील थ्रेटन्ड फ्रम दीज कंपनीज एंड दीज इनोवेशंस। गवर्नमेंट को जनरेट रेवेन्यू जनरेट करना है ना, वो टेलीकम्युनिकेशन से भी ले रहा है तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं चीज़ें। बट देखें आपको नॉर्म्स के साथ साथ चलना होता है। अगर इस तरह दुनिया आगे बढ़ गई और मैं पीछे अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा रहूंगा तो मैं ज़्यादा आगे नहीं। डिसएग्री विद देम? यस, आई थिंक कि उन्हें और रेवेन्यूज ढूंढने चाहिए, उन्हें वही सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो खुद पैसे बना सकें, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकें। लेकिन इस तरह से देखें कंज्यूमर का गला दबा के आप बेनिफिट नहीं कर सकते। एक हद तक कर लेंगे, एक हद तक आप डोमिनेट कर लेंगे। नॉर्म्स की बात आपने बहुत बोली, कंज्यूमर नॉर्म्स का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई सारी बात पाकिस्तान की। इंटरनेशनली मैं बात करता हूँ तो एप्पल का कल बड़ा रिकॉर्ड रहा कि सर उन्होंने 1 बिलियन आईफोन बेच दिए। और अभी मतलब जो सेशन में, लास्ट सेशन में जो फॉल में उनका बहुत ज़्यादा बिजनेस रहा, 7% उन्होंने कहा है कि हमने रिसेंटली अभी जो है वो बिजनेस किया है। व्हाट डू यू थिंक, इनका अगला फॉल में एक नया मॉडल तैयार खड़ा है, नॉकिंग पे है, और अभी जो है ऑलरेडी वो जो एग्जिस्ट फ़ोन है आईफोन के, उसके ही प्राइस और कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, कंज्यूमर अफोर्ड कर रहा है सर। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या फ्यूचर है एप्पल का? मैं पर्सनली अगर मेरी ज़ाती राय है ये, हो सकता है लोग इससे एग्री ना करें। आई थिंक एप्पल को बनाने वाले स्टीव जॉब्स थे, और स्टीव जॉब्स की ख़ास जो एक्सपर्टीज़ थी वो यही थी कि वो एक चीज़ बनाते थे, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते थे मार्केट में, लॉन्च करते थे, और फिर उसी से बेहतर प्रोडक्ट एक और लॉन्च कर देते थे, और लोग उन्हीं की पुरानी प्रोडक्ट साइड पे करके नई प्रोडक्ट पे चले जाते। आईपॉड से आईफोन पे ट्रांजिशन इज़ वन एग्जाम्पल, कि खुद ही आईपॉड दिया लोगों को, जब सब ने आईपॉड ले लिया तो फिर कहा ये आईफोन ले लो, फिर आईफोन ले लिया तो उन्होंने कहा ये आईपैड ले लो। तो that thing is missing since his death. I think Tim Cook is doing a wonderful job of managing finances. फोन बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, चौड़ा कर दिया। वो तो सर एक नेट पे ही मजाक चल रहा था कि अगला मॉडल आएगा वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, स्पेसिफिकेशन सेम होगी। इनोवेशन खत्म हो गई है कंपनी में, तो इनकी बड़ी हार्डकोर फॉलोइंग है, वो रहेगी एक हद तक, लेकिन अगर ये इनोवेशन नहीं लाए। ये मार्केट ट्रेंड तो नहीं बन गया एप्पल इस लाइक का, मतलब मार्केट ट्रेंड एक क्लास एक। देखें नोकिया एक जमाने में मार्केट ट्रेंड था, पूछता नहीं आज कोई। ब्लैकबेरी था सर, मार्केट लीडर रहा था नोकिया। ब्लैकबेरी उनकी BBM मैसेंजर जो था पूरी दुनिया में उसका डंका बजता था, अपनी और उस गला दबा लिया, मैं समझता हूँ। तो अगर ये नहीं अपने आप को इनोवेट करेंगे, इनका भी वही ख्याल होगा। यू हैव टू मूव अलोंग विद द टाइम्स। इनोवेशन की जरूरत है अभी एप्पल को, बिल्कुल है। देखें इस वक्त अगर हम फोन्स भी देख लिए जाएं, आपको मैं अगर सैमसंग का S7 दे दूं और लेटेस्ट आईफोन दे दूं तो आपको स्पेसिफिकेशंस में बहुत फर्क मिलेगा। एवरीथिंग फ्रॉम कैमरा की स्पेसिफिकेशंस टू फोन की डिस्प्ले। लेकिन डॉक्टर गौहर साहब, पीपल आर सेटिस्फाई एज कंपेयर, मतलब दे आर यूजिंग आईफोन एंड जब भी तो उनका बिजनेस इतना हुआ। लॉयल फैंस की बात होती है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कर लें, लोग फिर भी उन्हें जाके वोट देते हैं ना।
एग्जैक्टली, लॉयल्टी है कस्टमर में, Loyalty है customer एप्पल के यूजर्स आर सेटिस्फाइड। एंड दे लव ओनिंग एप्पल प्रोडक्ट्स। अगर एक एप्पल प्रोडक्ट लिए तो उन्हें दो और साथ में चाहिए होंगी कि आपस में इंटीग्रेट भी हो जाएं और कम्युनिकेट भी करें वो। तो यस, इट्स ऑल अबाउट ब्रांड लॉयल्टी एंड नो डाउट जिस टाइम में उन्होंने अपना कंज्यूमर बेस बढ़ा किया, दे प्रोवाइडेड फिनोमिनल प्रोडक्ट्स। उन्होंने चीज़ों में ट्रेंड सेट किए, टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट वो लेकर आए, ये फ़ोन आप फ्लिप करते हैं स्क्रीन, ये सारा कॉन्सेप्ट आईफोन ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया। और आपने iPhone 1 बड़ी के अच्छी अंदर बात था। बोली स्टीव जॉब ने, जो आइडिया वो ही वाज द इनिशिएट, उसने इनिशिएट किया सारे आईफोन को, और वो आइडिया जब जनरेट हो जाता है तो उसके बाद और लोग उसके मजीद जो है वो डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं, उसमें मजीद काम होता है। तो एक उसने आइडिया जनरेट करके अपनी इनोवेशन दे दी मार्केट में, अब वो रहा नहीं, लेकिन आईफोन चल रहा है। बट कब तक टाइम बड़ा जालिम होता है, तो एप्पल वाले अगर इनोवेट नहीं किया तो पीछे रह जाए। अभी वो खुश है, मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, जो सेल उनकी हुई है। अच्छा डॉक्टर गौहर, मुझे एक बात बताएं, अपने पाकिस्तान की मैं बात करूं, हमारी टेलीकम्युनिकेशन ने भी अच्छा ये स्टेप लिया है, वो भी अपने ब्रांड के फ़ोन चला रहे हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ की लैकिंग है, अगर हम कंपेयर करें बाहर के मुल्कों में, वहाँ कैरियर्स पे फ़ोन दिए जाते हैं और कस्टमर को सिर्फ जो है एक बिल, पोस्टपेड बिल के थ्रू साइन करना पड़ता है, फ़ोन की कोई कीमत नहीं होती, वो एडवांस लेते हैं अपने कस्टमर से कि इतने पैसे पे आप हमारा एयर टाइम इन्जॉय कीजिएगा, ये फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, इतना कॉलिंग रेट होगा, इतना इंटरनेट होगा, इतने चार्जेस होंगे, इतना टैक्स होगा, और इकोनॉमिकल चार्जेस होते हैं $50, $100 या इससे ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कि आपके यूजेज और आपके पैकेजेस पे। ये बड़ा अच्छा बाहर मुल्क में है, जो हम बाहर के कस्टमर्स को देखते हैं, और जब भी वहाँ पर हर कस्टमर के पास महंगा फ़ोन होता है, लेकिन उस फ़ोन की कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज वो कैरियर बेस्ड फ़ोन होते हैं। हमारे यहाँ अगर ये स्टेप की लैकिंग है, मिसिंग है, आप क्या समझते हैं इस पे कितना काम होना चाहिए? आई थिंक ये मोबाइल ऑपरेटर्स को ही बैठ के आपस में डिसीजन लेना होगा इस सिलसिले में कि क्या इस किस्म के पैकेजेस वो ऑफर कर सकते हैं यूजर्स को या नहीं। बट मुझे उसकी दूसरी फ्लिप साइड पे मुझे उसके कुछ लिमिटेशंस भी नज़र आती हैं। मैं फ़ोन सेट्स चेंज नहीं कर सकता इतना फ्रीक्वेंटली जितना मैं करना चाहूँ। मैं 2-2 3-3 फ़ोन सेट्स लेके नहीं घूम सकता जो मैं पाकिस्तान में घूम सकता हूँ। वहाँ पे अगर मैं कैरियर बेस्ड कनेक्शन लूँगा तो मुझे वो फ़ोन सेट चलाना है जब तक मैं उसकी सारी इंस्टॉलमेंट या जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन है 2 साल 3 साल की, वो पूरी नहीं हो जाती। सेकेंडली हमारे यहाँ अभी भी टेलीकम्युनिकेशन इस सेलुलर लेवल पे जो रेट्स हैं वो भी सबसे कम है। बाहर के मुल्कों में इनकमिंग मिनट्स, मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, इनकमिंग मिनट्स भी चार्ज होते हैं आपको। बिल्कुल सर, यहाँ जब हमारे यहाँ फ़ोन स्टार्ट हुआ था, हमारे यहाँ भी चार्जेस थे शुरू में 90s की, अगर मैं बात करूँ 93 में 98 में इनकमिंग और आउटगोइंग के दोनों चार्जेस हो रहे थे। जी कंटिन्यू कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से हमारे यहाँ जो इतना वाइड पेनिट्रेशन है सेलुलर लेवल पे कि हर वो पान वाले से लेके डॉक्टर तक और इंजीनियर तक हर एक मोबाइल तीन चार्जर मोबाइल फोन रखते हैं, 3-4 फोन रखते हैं। तो उसकी रीज़न ही यही है कि आपके यहाँ ये बहुत सस्ता है। एंड आई थिंक अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस तरीके से मोबाइल फोन्स भी देना शुरू कर देंगे लोगों को तो उनकी सेल्स ही बढ़ेंगी। बिल्कुल, और कॉन्ट्रैक्ट बेस फ़ोन की आपने बात करी, वो 3 साल का पीरियड वहाँ एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद उसको वो उनके लिए वो हो जाता है गार्बेज, उनको नया फ़ोन मिल जाता है, उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है, तो वो उसको भी ऐसा गार्बेज कस्टमर ज़्यादा पैसे में कमा रहा है। वहाँ के लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो फ़ोन पाकिस्तान इंडिया बेचते हैं, यहाँ के ब्लैक तरीके से फ़ोन आया जाता है मार्केट में, कैरियर फ़ोन को अनलॉक कराकर वो फ़ोन दुगने पैसों में बेचा जाता है। बिल्कुल, ये पूरा एक चेन बन रहा है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं, मतलब ये चीज़ सही है कि गलत? नहीं, आई थिंक इसको कंट्रोल करना चाहिए, इस कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की ज़रूरत है। और फिर अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के आपस में दे नीड टू यूनाइट एंड कम अप विद अ पॉलिसी जिसको वो मिलके इंप्लीमेंट कर सकें। थैंक यू डॉक्टर गौहर, आपने बहुत अच्छी बात की। थैंक यू, और दोबारा इंशाल्लाह आपको दावत देंगे प्रोग्राम में आने की, और मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पे बात हो सके। आई thoroughly enjoyed it. I mean, we touched topics जो कुछ मेरी भी गिरफ्त से बाहर थे, but I enjoyed it. It was really a wonderful session and I really enjoyed to meet you. Anyway, कुछ क्यूरीज थी हमारे व्यूअर्स की, ऑटोमोटिव सेक्टर की मैंने बात करी, वो अनस अली कराची से थे, उन्होंने कहा था कि प्रोग्राम में प्लीज़ इसके बारे में डिस्कशन कीजिएगा। अनस, आपके कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने डॉक्टर गौहर के सामने रखे, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया और होपफुली आपकी चीज़ें मिल गई। काशिफ अहमद मुल्तान से थे, उनकी क्यूरी फीडबैक आया था मुझे हमारी ईमेल आईडी पे, उनका सवाल था टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से, वो भी गौहर साहब ने बाखूबी दिया। अच्छा सेशन रहा डॉक्टर गौहर के साथ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। PSX हॉटलाइन पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है psxhotline@businessplustv.pk, और कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।